Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss UPSC Mains GS4 सिलेबस एंड कुछ तरीके किस तरह से हम एथिक्स के सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने प्रीलिम्स जो है 2023 का आपने वहाँ पे आपकी आंसर की मैच कर ली होगी। आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं आपने एस्टिमेट वहाँ पे लगा लिया होगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, सी सेट आपका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको मेंस जो लिखना है उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का उसके बाद में यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप पहले से आप ये सोच के रहें, कुछ कंप्लीट करके रहें टास्क को। कि जैसे GS4 है, GS3 है, उसमें कुछ सिलेबस है आपके, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा आपका कुछ टॉपिक्स आपके इन्वायरमेंट के हैं, इसके अलावा आपका सोशल इश्यूज़ है, आपका सोसाइटी है, इसके अलावा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है और आपका एथिक्स है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है ना कि आप नॉर्मली भी आप पढ़ेंगे तो आपको इनमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका मेंस इस बार हो चाहे नेक्स्ट ईयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये चीज़ें जो है इंटरेस्ट के बेसिस पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि GS4 का जो सिलेबस है इसका पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा होता है। ठीक है, आपको यदि आपने पहले मेंस दिया हुआ है, आपने PYQ क्वेश्चंस देख रखे हैं तो आपको बहुत आसान होगा इसको समझना। बाकी इसका सिलेबस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं GS4 में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सामने आपके ओपन हुआ है GS4 का पेपर 2022 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो देखना है वो चीज़ ये है कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 250 मार्क्स का ये पेपर होता है, 3 आवर्स में अपने को अटेम्प्ट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन जो है आपके, ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है ये आपके पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ए बी ऐसे पार्ट डिवाइडेड होते हैं। और यहाँ पे आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ABC में, और ये भी आपका 10 मतलब 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन जो है आपके, ये आपके 130 मार्क्स के हो जाते हैं। और जबकि आपकी अगली जो 6 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के हैं वो आपके 120 मार्क्स के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है और कहाँ पे हमें वर्ड लिमिट ज़्यादा यूज़ करनी है। ये 120 मार्क्स के क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, और यहाँ पे आपको 250 वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे है, 6 क्वेश्चन ही आपके ये है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट आगे कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, डिवाइड आपको कर रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपका 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फर्स्ट वाले में आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेकंड जो सेक्शन है सेक्शन B, उसमें आपका पूछा जाता है केस स्टडी फॉर्मेट। ठीक है, उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपसे वहाँ से अटेम्प्ट किए जाते हैं और आपको 250 वर्ड्स में उन तीनों का आंसर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो एनालिसिस यदि आप करते हैं, आपने पहले कोई वीडियो देखा हुआ है, आपका फ्रेंड वगैरह है जिन्होंने मेंस लिखा है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि जो मेन चीज़ यहाँ पे मायने रखती है वो है आपका जो वोकैब है। वोकैब इन द सेंस कि आपका एथिक्स का जो वोकैब है ये अलग ही टाइप का होता है। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको अच्छे से आना होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी जो है आपको पहले से होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे विजडम है। ठीक है, तो अभी इन लाइनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो स्टेटमेंट आपसे पूछे हैं, इनका जो एनालिसिस आपसे पूछा है, जैसे यहाँ पे पूछा है क्रिटिकली इवेल्युएट, तो एक वीडियो मैंने पहले आपको शेयर किया है, आपने पहले भी ये चीज़ देखी होगी कि जो लास्ट में क्वेश्चन जो पुट किया जाता है, जैसे क्रिटिकली इवेल्युएट है, इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। यहाँ पे हम सिर्फ अपने GS4 पे स्टिक करेंगे पॉइंटों पे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको पहले से देखनी है, और मैंने जो दूसरा वीडियो बना रखा है उसको मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे देखना कि किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना होता है, इन वर्ड को किस तरह से हमें डिकोड करके इसके आंसर्स लिखने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की हमारी बात चल रही है, तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आपकी वोकैब की होती है। वोकैब में आपको देखना होता है कि किस तरह से हमें ये वर्ड है ये पहले से तैयार करने होते हैं। क्वेश्चन को आप यदि यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको मालूम है, वर्ड लिमिट हमने बात कर ली, टाइप बात कर ली है कि 6 क्वेश्चन सेक्शन A, 6 क्वेश्चन सेक्शन B। 6 क्वेश्चन सेक्शन A में आपके A B टाइप में पूछे जाएंगे। A और B में ये देखिए आप, यहाँ से आपका जो मेन सिलेबस है वो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि सिलेबस में कैसे चीज़ें उठानी है, वहाँ से कैसे उनको देखना है। यहाँ पे देखिए विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। ठीक है, ये आपको नॉर्मली चीज़ मालूम है। हिंदी में भी आपके सामने यहाँ पे पेपर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑफिसर बीइंग इनग्रोस्ड विद द पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इशू बिफोर हिम इज नॉट रेयर इन ब्यूरोक्रेसी। मतलब ये कहा है कि लोग जो ऑफिसर्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है, वो उनके सामने जब मेन चैलेंजेस आते हैं तो उनको वो इग्नोर कर देते हैं, और पेरिफेरी में जो चीज़ें वो देखते हैं, पेरिफेरी वाले काम को जो करते हैं, ऐसे ऑफिसर्स देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और क्या चीज़ इग्नोर करनी है, किसको फोकस में करना है, ये आपका विजडम होता है। तो ऐसे जो वर्ड है ना, आपको विजडम का डेफिनेशन मालूम है, विजडम के ऊपर 2-3 कोट आपको मालूम है, आप यहाँ पर उनको मेंशन कर दें।
इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें तो आपका क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है सबसे शानदार हो सकती है यहाँ पे। और जो शुरू की 3 क्वेश्चन जो है 1, 2 और 3 और लास्ट की आपकी जो केस स्टडी है आपकी 10, 11, 12, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड वगैरह है, डेफिनेशन वगैरह है, इसके अलावा उनका जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन वगैरह है, उनका पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो ये बेहतर हो सकता है। बीच के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आप थोड़ा 19-20 का फर्क आपका चल सकता है क्वेश्चंस में आंसर लिखते टाइम, लेकिन शुरू के 3 क्वेश्चन और लास्ट के 3 क्वेश्चन, क्योंकि जब पेपर जो चेकर जो है, एग्जामिनर जो है, जो आपका चेक करेगा क्वेश्चन, तो शुरू के 3 क्वेश्चन देखते ही उसको 3 मतलब आपका हो गया 6 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इन 6 क्वेश्चन को देखते ही उसकी जो मेंटेलिटी है वो आपके प्रति ठीक हो जानी चाहिए। और जो लास्ट में वो जब आपका कॉपी चेक करके बंद रखना चाहे तो 10th, 11th और 12th नंबर की जो केस स्टडी है ये भी बेहतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप, मेरा तो यही मानना है, ठीक है, कि आप पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, फिर लास्ट की 3 केस स्टडी अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पे तो पेजेस जो है डिवाइडेड होते हैं पर क्वेश्चन, वहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ होता है। ये आप अच्छे से कर लेंगे, फिर आप बीच में रिलैक्स होकर आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी से आपको एक जो है प्रेशर मेंटेन करना जो होता है मेंस एग्जाम का, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि इंटेलेक्चुअल कंपिटेंसी है, मॉरल क्वालिटीज है, एम्पैथी है, कंपैशन है। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके जो वर्ड हैं ये सेम ही रिपीट हो रहे होते हैं, बस सेंटेंस जो है चेंज हो जाते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम रहता है कि उसमें पूछा जाता है या तो आपका जैसे कि एथिकल वैल्यूज़ है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपकी कुछ जो कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ड जो है वो इधर उधर घूम जाते हैं, उनका यदि आपने वोकैब पहले से तैयार कर रखा है तो आप उनको अपने आंसर में फिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आगे देख लीजिए, जब क्वेश्चन को पेपर आपके पास होगा आप इसको डाउनलोड करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछना चाह रहा है, ताकि हमें ये भी तो मालूम होना कि हमें सिलेबस में से कौन से वर्ड उठाने हैं, और PYQ जो आपके सामने ये दे रखे हैं इसमें से वो वर्ड के साथ में आंसर जो एसोसिएट हो रहे हैं उनका आंसर किस तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे भी देखिए डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस, मतलब आपको यहाँ पे एग्जांपल देना है और उसको डिस्कस करना है, मतलब जो चीज़ इसमें बात की गई है उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करने से ही आएगा, लेकिन आपको सबसे जरूरी जो है वो क्वेश्चन का समझने का नजरिया जो है वो है, इसके अलावा आपका वोकैब है, बाकी इजिली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस के साथ में वोकैब बहुत जरूरी है। आपके पास वोकैब है, हर चीज़ की डेफिनेशन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में आपके पास है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू यहाँ से नहीं होगा। अब जब आप वोकैब भी तैयारी नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चंस को कितनी बार उस सेंटेंस को रीड कर ले, आपके वो चीज़ें जो है स्टिक नहीं कर पाएंगे और आप जल्दी में उन क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट जो उनको मिस कर देंगे। वहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए जैसे 10 मार्क्स का 150 वर्ड का है, तो यहाँ पे आपका 30 वर्ड के आप 5 पैराग्राफ यहाँ पे बनाएंगे ना, तो आपका 150 वर्ड्स यहाँ पे होगा। अब ये जो 5 पैराग्राफ है इसमें आपको यहाँ देखिए कि 30 वर्ड में कम से कम यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना, जिनको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, वो तो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो लगभग आपको 10 to 15 कीवर्ड्स जो है वो हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो मतलब इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास में 50 to 100, मतलब आपकी जो शुरू की 6 क्वेश्चन है इसमें आप 50 वर्ड लगा सकते हैं, और लास्ट की केस स्टडी आएंगी उसमें आपका 50 अलग से जो है, या तो सेम रिपीट कर लें या फिर केस स्टडी के लिए जो अलग से आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से वर्ड तैयार रखें। तो मोस्टली आपको 50 वर्ड जो है घुमा फिरा के ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, कीवर्ड जो है आपकी वोकैब जो है एथिक्स की ये तैयार करनी है, ये मेन चीज़ यहाँ पे आपके सामने रहेगी। फिर एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपके सामने ये कोटेशन दे रखे होंगे, 3 कोटेशन होंगे, इसमें आपको ये जो नाम है ना इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, आपको सामने जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक बार रीड करना है और फिर आपका जो नॉलेज है उससे उसको लिंक करना है। इसमें ये नहीं देखना है कि पॉटर स्टीवर्ट ने कहा तो उसका क्या आइडियोलॉजी रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे तो बस पूछा गया है कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, एथिक्स है। अब एथिक्स की डेफिनेशन आपने भी याद की होगी, एथिक्स के बारे में कोड जो है आपने भी याद किए होंगे। एथिक्स के डिफरेंसेस जो है अदर वर्ड से, जैसे मॉरलिटी है, मॉरल्स है, वैल्यूज है, उनके साथ में जो डिफरेंसेस है उनको आपने तैयार किया होगा। उनको यहाँ पे आपको बस एक कोरिलेशन बहुत जरूरी है, तो वो आपको यहाँ पे कोरिलेट इन चीज़ों को कर देना है। बाकी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि सेंटेंस में अलग सी चीज़ें क्या आपको याद रखनी थी। यहाँ से बस आपको सेंटेंस आपने देखा, यहाँ पे वर्ड कीवर्ड देखी, एथिक्स देखा, फिर आपने 2 चीज़ देखी, व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। इन दोनों डिफरेंस जो है सेंटेंस, इनके डिफरेंस जो बीच में है इनको कोरिलेट करके अपनी जो डेफिनेशंस हैं, वर्ड है, उनको यहाँ पे मेंशन कर देना है और आपका क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन सकता है। अगला है APJ अब्दुल कलाम का है। ठीक है, अब APJ अब्दुल कलाम ने ये सेंटेंस कहा, उसके पीछे क्या चीज़ मोटिव है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे करप्शन की बात की जा रही है,
दूसरा नेशनल लेवल पे बात की जा रही है, ठीक है। तो कंट्री लेवल पे आपका करप्शन की बात की जा रही है और उसको फ्री बनाना है कंट्री को करप्शन से, तो वहां पे आपका क्या है, ब्यूटीफुल माइंड्स की बात की जा रही है और उनके लिए 3 चीजें रेस्पॉन्सिबल है, फादर, मदर और टीचर। तो यहाँ पे आप देखिए फादर मदर हो गया तो फैमिली का रोल हो गया यहाँ पे, एंड देन टीचर है तो यहाँ पे आपका स्कूल का रोल हो गया, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज जो होती हैं आपकी, मॉरल वैल्यूज के इनकलकेशन जो होता है उसमें क्या क्या रोल होते हैं, किस किस के रोल होते हैं, तो आपने वहां देखा होगा फैमिली है, फैमिली के साथ में स्कूल है, स्कूल के साथ में आपकी सोसाइटी है, तो इन सब का रोल होता है, ठीक है। यहाँ से 2 का आपको यहाँ पे दे दिया, फैमिली और स्कूल। ऑप्शन में आपका फादर है, मदर है, टीचर है, तो फैमिली और स्कूल का जो रोल है इसको आपको अच्छे से मेंशन कर देना है 150 वर्ड्स में। आपको वही 30 वर्ड का पैसेज आपको बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, आपके 5 पैराग्राफ यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं और ये पूरा जो है करप्शन है उसमें, इसको उसमें इंक्लूड करना है, एक पैराग्राफ उसका आना चाहिए। और रोल ऑफ फादर, मदर एंड टीचर, इनके 2-3 पैराग्राफ बना सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे लास्ट एक और देख लें, फिर अपन इसके सिलेबस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से पूछी गई कि आपकी सफलता का आकलन यहाँ पे देख लें, इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। मतलब आपका जो एक तो इसमें डेडिकेशन की बात की जाएगी, ठीक है, प्लस सेक्रीफाइस की बात की जाएगी। तो किसी चीज के पीछे हमारा जब डेडिकेशन होगा तो ही हम कोई चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो वहां पे आपको सक्सेस की बात करनी, तो सक्सेस की डेफिनेशन, सक्सेस का क्या कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेक्रीफाइस है, इन चीजों को आपको यदि पहले से डिफाइन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। दलाई लामा के साथ में इसको लिंक करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ सेंटेंस में जो वर्ड्स मेंशन है उनको ही लेके उसी के इन अराउंड हमें जो चीजें हैं लेके चलनी होती है। बाकी 4th क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ पे गवर्नेंस रिलेटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं और यहाँ पे प्रोबिटी वगैरह जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे चलेंगी। एक क्वेश्चन आया था आपका कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और आपका जो है गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस और एक और गवर्नेंस वाला टाइप था, उसमें आपसे डिफरेंस ई गवर्नेंस कुछ इस टाइप से वहाँ पे था ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन बता सेंटेंस में और वहां से आपसे पूछा था कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कुछ स्कीम से एग्जांपल यहाँ पे रखने की, कौन सी स्कीम जो है वो गुड गवर्नेंस का एग्जांपल है, गवर्नेंस वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे इसमें चीजें होती हैं, ई गवर्नेंस के टूल्स क्या है, ई गवर्नेंस के मैकेनिज्म है, मेथड किस तरह से है इनका, और कैसे कैसे बेनिफिशरीज जो है उनको कैसे बेनिफिट इससे मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको, क्योंकि देखो क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा है कि डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। GS4 का कोर आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपका एक तो आपके पास में एथिक्स का जो वोकैब है ये तैयार होना चाहिए और फिर आपके पास में फिर सूटेबल एग्जांपल्स होने चाहिए। ये 2 चीज आपके पास है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से 120 प्लस मार्क्स यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका कोर चीज रहेगा, एक तो आपके एथिक्स की वोकैब और दूसरा आपके एथिक्स के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस तरह से आपके क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद भी आप इसको पेपर को रीड करें, वहाँ पे देखें किस तरह से इसको आप एनालिसिस करके आपके जो क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करेंगे और कैसे मार्क्स स्कोर इसमें कर सकते हैं। 2023 का जो मेंस होगा उसमें भी आप सेम स्टेट जो है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है 5th का सेकंड बी ऑप्शन जो है आपका बी क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपसे फिर वही 5 आपके पास में पॉइंट नहीं है और आपसे 30 वर्ड में इससे पूछा है, तो वही आपका 150 वर्ड का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, मैंने कहा वोकैब वाली चीजें हैं, मॉरलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होती है, इन दोनों को लिंक करना है। दूसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये कैसे होता है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, 30 वर्ड में इसको लिख देना है 1-2 एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपका प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ है, तो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ और आपका जो है पर्सनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ और आपका जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट लाइफ कह सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पे प्रोबिटी क्या होती है, प्रोबिटी से आपकी कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, ऑनेस्टी कैसे आती है, वो सब चीज़ें आपको एक जब खुद अकेले में प्रोबिटी के ऊपर 150 वर्ड का है तो वहाँ पे लिखना है, बाकी सीधा सा आपको डेफिनेशन मालूम है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये यहाँ पे आपकी वोकैब चेक जब की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा, तो वहाँ से आपका जो एक कह सकते हैं कि आपका जो आउटलुक जो है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में यहाँ पे रखा है अपना, उससे जो है उसको पता चल जाएगा। और वहाँ से आपके और जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपका यदि कुछ डिफरेंस रहेगा भी, कुछ क्वालिटी घट भी जाएगी तो वो मेंटेन आराम से हो जाती है, यदि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि वहाँ पे आपने उनको अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है। और सबसे जरूरी चीज फिर वही मैं फिर से आपको बता रहा हूँ वोकैब वाली, यहाँ पे ये डिवोशन टू ड्यूटी, तो डिवोशन क्या होता है और दूसरा ड्यूटी क्या होता है, और ड्यूटी के लिए डिवोशन का क्या कोरिलेशन है यहाँ पे, वो चीज आपको देखनी है। हिंदी में आपको समझ में आ रहा है कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, तो ड्यूटी के लिए डिवोशन आपका कर्तव्य निष्ठा कहलाती है, इसको आपको 30 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बस उनका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उनकी जो थीम है वो सेम रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं
उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। और यहाँ पे 30 वर्ड में आप इजीली इनको 5 जो आपके पॉइंट दे रखे हैं इनके ऊपर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, अगला है आपका 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए विसल ब्लोअर के बारे में पूछा है। ऐसे 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। फिर यहाँ से आपकी जो केस स्टडी स्टार्ट होती है। केस स्टडी के बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ से देखना है कि 7 to 12 आपके 6 क्वेश्चन जो है केस स्टडी होते हैं और इसको आपको पूरा पढ़ना होता है। और सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि आपको पहले यहाँ से इनको रीड कर लेना है कि क्या पूछा क्या गया है, क्योंकि ये यदि आपके पास में रहेगा ना तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा फोकस उन चीज़ों पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए नैतिक मुद्दे आपसे पूछा है। दूसरा आपके बारे में पूछा है कि इसमें कि उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण, मतलब आपके पास जो चॉइसेस हैं उनका क्रिटिकल इवेल्युएशन जो है यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेज में देखना है कि उपलब्ध विकल्प या आपका जो अवेलेबल जो चॉइसेस जो है ये आपको यहाँ पे देखनी है कि कौन कौन सी उसमें आ रही है। साथ साथ में आपके पास में जब सामने फिजिकल फॉर्मेट पेपर होगा तो आप सीधी सी बात है उसको अंडरलाइन साथ में करते चलें और वहाँ पे पॉइंट लगाते चलें। ठीक है, और लगाना किस चीज़ पे है, एक तो चीज़ कीवर्ड पे और दूसरा आपका जो है उसका कह सकते हैं कि एडजेक्टिव, उस पर जरूर ये चीज़ें अंडरलाइन उसको कर लेना है। इसके साथ में आपका थर्ड है जैसे कि ऊपर वाला जो आपको पैसेज दे रखा है इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा जो विकल्प है वो सबसे बेस्ट फिट है और वो क्यों है, तो इसका रीजन आपको अच्छे से देना है कि ऐसा क्यों है। इसमें आप खुद का जो लॉजिक है यहाँ पे भी लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन जो है ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं। थीम सबका सेम ही पूछा जाता है कि यहाँ पे एथिकल इश्यूज क्या क्या है, दूसरा यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन करना होता है और तीसरा यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी चीज़ है। ज़्यादातर में यही क्वेश्चन रिपीट बार बार में होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही चॉइसेस कौन सी है, आपका क्रिटिकल इवोल्यूशन करना होता है और मॉरल आपकी जो डिलेमा है ये कौन कौन से हैं, तो ये आपको बार बार में सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये पेपर जो है इसकी थीम आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करनी होती है। क्वेश्चन कोई भी आए कैसा भी आए, आपको जो कोर आइडिया जो है आपको मालूम होना चाहिए कि 3 या 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके साथ में जो शुरू के 6 क्वेश्चन है वहाँ पे आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो आपके कीवर्ड है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। अब चलते हैं आपके दूसरे टाइप पे जिसको बोलते हैं हम सिलेबस। ये आपके सामने पीपीटी मैंने यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे आपको देखना है सिलेबस के बारे में। ये आपका सामने सिलेबस आपको दिख रहा है कि GS4 का सिलेबस क्या क्या है। अब सिलेबस की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सिलेबस में आपको चीज़ें देखनी है कि सिलेबस में पार्ट कितने हैं। ठीक है, तो पार्ट आपको पता चल जाएंगे कि कितने पार्टों में इसको सेग्रीगेट कर रखा है, तो हम इजीली उनको टाइम देकर अलग अलग तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल वहाँ पे रख सकते हैं और चीज़ें जो है अपने दोस्तों से, जो अपने सीनियर हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके नोट से वहाँ से चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं। बिकॉज ये ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको खुद के नॉलेज के साथ साथ में अदर लोग जो हैं उनके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सिलेबस यहाँ से देखिए, सिलेबस के वर्ड को देखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी हमने देखा है ना कि अभी जस्ट हमने लास्ट जो 2022 का GS4 का क्वेश्चन पेपर जो था हमने देखा, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन के जो कीवर्ड थे वहाँ पे देखना अभी फिर से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सिलेबस के कीवर्ड से ही वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे वो था मैंने आपको बताया फादर मदर टीचर वाला जो स्टेटमेंट था, ठीक है, वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का। तो यहाँ पे देखिए पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इनका नाम बता दूं मैं आपको। एटीट्यूड के ऊपर सेकंड है। थर्ड इसका सेग्रीगेशन जो है पार्ट जो है सिलेबस का वो देखिए एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ फॉर सिविल सर्विसेज, इसके ऊपर क्वेश्चन श्योरली बनता है। फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स है। ठीक है, फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, दलाई लामा वगैरह ये पूछा था, आपको यहाँ से वो पिक कर लेना था। यहाँ पे ये जो है ना कि किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और चीज़ों में आपको प्रिपेयर करते टाइम मायने रख सकते हैं कि हमें इस थीम से क्वेश्चन तैयार करना है, इसे इस दूसरी थीम से तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे थीम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है GS4 में, बिकॉज यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्टली कीवर्ड से लेना देना होता है। क्योंकि आपके कीवर्ड यदि आपने तैयार कर रखे हैं तो आप उन कीवर्ड को इधर से उधर, उधर से इधर चेंज करके इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसके अंदर की जो वर्ड है उनसे आपको ज़्यादा जरूरी फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे पूछा है फैमिली है, सोसाइटी है और आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। अब टीचर जो है आपका वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से था, आपके या सिलेबस में दिया हुआ है कि उनका रोल क्या है, और वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट वहाँ पे दे दिया, और वहाँ पे आपका फैमिली आ रहा था फादर मदर, और आपका टीचर आ रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। ऐसे ही और वर्ड जो है जैसे रिफॉर्मर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी लाइव्स हैं, उनसे लिए जाने वाले लेसन्स हैं, उनसे कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज हम सीख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक आपकी रिलेशनशिप है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है एथिक्स की काम आती हैं, ये आपको यहाँ से जरूर तैयार करनी है। फिर आपका जैसे एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के बारे में आपका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, तो ये आपको आपने जो आपका जो स्टैटिक नोट्स होंगे वहाँ से आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। फिर आप जब जैसे लास्ट 1 साल से आप यदि नोट्स जो है अपने अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ से आप बेस्ट एग्जाम्पल जो है वहाँ से
फिट कर दे। और देखिए GS4 में आपकी जो मेन चीज जो आपकी बनेगी वो आपके एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है, और वो आपके करंट से ज़्यादा है तो बहुत बेहतर होता है, उस आंसर को इवेल्युएट करने में आसानी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं ज़्यादा नंबर फैच करने के, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए और चीज़ें क्या है, इन्फ्लुएंस है, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर है, तो एटीट्यूड की रिलेशंस क्या क्या है इनको हम अच्छे से देखेंगे आगे सिलेबस में। मैंने लगभग इसकी 90 स्लाइड्स बना रखी है और वहाँ पे लगभग हर पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है, कोई भी चीज़ वहाँ से छोड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तीसरा है आपका एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यू। फाउंडेशनल वैल्यू आपकी जो है होलो IAS वाली, ठीक है, जैसे आपका इंटीग्रिटी है, ठीक है, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिविटी है, लीडरशिप है, ऐसी आपकी 7 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होती है, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यू होती है सिविल सर्विसेज की, यहाँ पे दे रखी है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। डेडिकेशन आया था आपका कर्तव्य निष्ठा आपसे पूछा था, ठीक है, तो डिवोशन टू ड्यूटी, आपका डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन। ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वोकैब आपको इजीली ढंग से तैयार कर लेना है पहले, जो आपको लिखते टाइम थोड़ी सी वहाँ पे हौच पौच नहीं हो, हड़बड़ी नहीं हो, कोई परेशानी ना हो, और आपको 7 मिनट के एग्जाम्पल भी तैयार होने चाहिए। फोर्थ है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे देखिए इसके कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, कि आपका जो साइमन बिने वगैरह था, विलियम वुंट वगैरह था, उन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है, टू आपका जो कह सकते हैं मल्टी फैक्टर आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो वो है आपका बाई फैक्टर है, तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वहाँ से आप सीधा इंटेलिजेंस को लिंक करके वहाँ से चीज़ें बना सकें, और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बने वो सामने इसमें वीडियो में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ टाइप हमने देख लिया। सिक्स देख लीजिए, पब्लिक और सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ है, एथिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से यूज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस तरह से ये आपकी चीज़ें रहेंगी। सेवंथ है आपका प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अब जब आपका गवर्नेंस पूछा था, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, तो वो चीज़ें यहीं से बनती है। देखिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, इसके ऊपर आपका RTI जैसी चीज़ें जो है ना, ये आपको एक्ट जो है आपको अच्छे से आना चाहिए, मालूम होनी चाहिए इसकी प्रोविजंस क्या है, इसकी सेक्शंस क्या है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, वो सब चीज़ें आएंगी, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की केस स्टडी जो है वहाँ पे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से बन सकती हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज का कंसेप्ट क्या होता है, फिलोसफिकल बेसिस क्या है, गवर्नेंस क्या है, ये हर वर्ड के ऊपर हमने आगे पैसेज कह सकते हैं पैराग्राफ जो है, पॉइंट जो है, थीम जो है, वो सब तैयार आगे कर रखी है, उनको आगे देखेंगे। यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन है, करप्शन के ऊपर आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका 1988 का जो है आपने तैयार कर रखा होगा, वहाँ से कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसे कैसे उनको हम डायरेक्टली आपकी या तो केस स्टडी हो चाहे आपका सीधा क्वेश्चन आ रहा है शुरू के 6 क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप सीधा उनको याद रख के सीधा रख दें। सिटीजन चार्टर है, वर्क कल्चर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लैंग्वेज कुछ और होती है लेकिन आपका जो थीम है वो सेम यही रहता है, आपको अपने जो आंसर्स पहले से प्रिपेयर है उनको वहाँ पे सूट करना होता है। लास्ट आपका केस स्टडी जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अभी 6 क्वेश्चन हमने देखा 2022 में आए थे। अब देखिए आगे कि ये आपका है, आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे, अलग अलग कोचिंग से अलग अलग टीचर से बना रखे होंगे, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने भी एक टीचर से बना रखे हैं, ठीक है, और मैंने विकास सर जो है उनके नोट से मैंने उनको बनाया है, उनकी वीडियो कुछ लेक्चर्स देखे थे लेकिन लेक्चर्स तो ज़्यादा नहीं देखे, मैंने उनके नोट्स से जो है ये चीज़ें कंपाइल की है। तो यहाँ पे उन्होंने भी एक सीक्वेंस बना रखा था कि 6, 7, 3 जो टॉपिक्स आपके जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, इसके अलावा आपका जो 7 है करप्शन है, इसके ऊपर जो चीज़ें बनती हैं, फिर आपका एप्टीट्यूड और वैल्यूज़ जो है इनके ऊपर आपकी केस स्टडीज़ काफ़ी बनती हैं, ठीक है। और फिर जो और वेटेज जो है आपका सेकंड और फोर्थ जिसमें आपका एटीट्यूड है, और आपका EI और रोल ऑफ आपका जो सोशोलॉजी से बेसिस जो चीज़ें हैं इनसे केस स्टडी बनती है, लेकिन मेनली तो आपकी 6, 7 और 3 से बनती है। 6 मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से बनती है, और आपका करप्शन वगैरह जो इश्यूज़ वगैरह जो है उनसे यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना होता है। इसके अलावा और चीज़ आपको देखनी है, कीवर्ड में देखिए ये यहाँ पे आपको कीवर्ड दे रखे हैं। मैंने ये जो है शुभम कुमार जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे CSE 2020 की एग्जाम में, ठीक है, UPSC में, तो उनके जो नोट्स थे वहाँ से मैंने चीज़ों को कंपाइल कर रखा है। आपको यहाँ से दिख रखा होगा यहाँ पे ये कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग से यहाँ पे हाईलाइट वगैरह कर रखी है। तो देखिए वर्ड जो देखिए आप पहले इंटीग्रिटी है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है कि इंटीग्रिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें लाइनें जो है स्टेटमेंट जो है मालूम होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स जो है पर्सनल एग्जाम्पल किसी खुद के अपने हो कि हमने कुछ ऐसा किया हो कि हमें वहाँ पे इंटीग्रिटी जैसी चीज़ें हमें महसूस हुई और हमने उस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लिया, या फिर रिसेंट में कोई एग्जाम्पल हो, न्यूज़पेपर वगैरह में हो, कहीं मैगजीन वगैरह में हो, वहाँ से उसको लिख दिया। फिर इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, जो आपकी रही है, फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं,
ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर वगैरह हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में आप मेंशन हो, फिर आपके कुछ कोट वगैरह आपको हो तो वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए आगे वर्ड जैसे है प्रोबिटी है, ठीक है, आपका यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिविटी है। ऐसे वर्ड जो हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे लगा रखे हैं, तो आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपैथी है, टॉलरेंस है, कंपैशन है, इसके अलावा आपका डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है। इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें ही आप चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने नोट्स जो है उनको कंपाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, फिर इसके बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स जो है आपको याद रखने होंगे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं आपको मेंस के GS4 के क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट सीधी करनी है, वहाँ पे सीधा आपको पुट करनी है। तो आपके SDG वगैरह है उनको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ मिनिस्ट्री वगैरह है, कुछ कमिटी वगैरह है, वो कैसे काम कर रही है, कुछ एग्जाम्पल जो है, ठीक है। और कोई कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट के किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो उनको आप सीधे से नोट कर ले, तो आपको ऑप्शंस में आपके जो क्वेश्चंस जो है वहाँ पे डायरेक्टली पुट करने में बेनिफिशियल हो सकते हैं। CVC वगैरह है, आपका NHRC है, CBI है, उनका मैंडेट क्या है, ठीक है, उनकी जो फंक्शनिंग क्या है, उनके बारे में पॉइंट आपको मालूम है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, तो उनको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं केस स्टडी में, क्योंकि आपको वहाँ सीधा सा आपको पूछेगा कि सबसे बेस्ट चॉइस क्या है, तो चॉइसेस में उनकी पीछे की जो रीजनिंग है वो ज़्यादा वहाँ पे काम आती है। फिर ये फ्लो चार्ट वगैरह है, ये भी मैंने अलग अलग जगह से कंपाइल किए हैं, तो इनको आप बना के रखें, तो आपको क्वेश्चंस की जो एक आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो सकता है। वहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे कि ये आपको सामने दिख रहा है, ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस के बाद में गुड गवर्नेंस है, फिर एथिकल गवर्नेंस है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से उनके जो चार्ट है उसमें बनेंगे। तो गवर्नेंस के अंदर आपका गुड गवर्नेंस आता है, फिर आपका एथिकल गवर्नेंस आता है। ऐसे आप बना सकते हैं कि बैलेंस एक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, कि बैलेंस एक्शन के लिए आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्राग्मेटिज्म है, इसके अलावा आपका वैल्यूज है, और आपका लॉजिक और रैशनैलिटी जो है, ये चारों चीज़ें आपके पास होगी तो हमारे जो एक्शन होंगे वो आपके बैलेंस्ड एक्शन कहलाएंगे। तो ऐसा फ्लो चार्ट बना के भी अपनी चीज़ों को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम्पल होना चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ के कुछ नाम होने चाहिए, उनके कुछ कोटेशंस होने चाहिए, तो इजीली चीज़ें वहाँ से अटेम्प्ट हो जाती हैं और हमें ज़्यादा बर्डन उसका नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है ये। आपको यहाँ पे 120 प्लस क्वेश्चन आपको मार्क्स जो है आपको अटेम्प्ट यहाँ पे अटेंड करना होता है, तो क्वेश्चन को आपको बेहतर से अटेम्प्ट करने की जरूरत यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके सामने है, फ्लो चार्ट वगैरह आप खुद भी इसको बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर वगैरह से आप देखें, या फिर काफ़ी कोचिंग्स जो है वो एग्जाम से कुछ महीनों पहले आपके जो है बेस्ट एग्जाम्पल्स पब्लिश करती हैं अपने नोट्स के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में शेयर करती हैं एस्पायरेंट के साथ में। तो वहाँ से आप देख लें और उनको अपने जो आपको याद रह सके उस तरह से उसको कंपाइल करें, ना कि कोचिंग वालों ने जिस तरह से भेजा है आप उसको ऐसे कैसे ही वहाँ पे छाप रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आपको जो बेहतर लगे कि जिस तरह से मैं याद रख सकता हूँ उसी तरह से उसी तरीके में उसको याद रखें, उसको लिखें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टॉपिक्स की। तो देखिए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जैसे टॉपिक है, तो इसके PYQ क्वेश्चन मैंने यहीं पे कंपाइल कर रखे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लीजिए, 11 क्वेश्चन है जो आपके 2013 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 18, 2018, इनमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना वो सब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे तिरुकुरल का स्टेटमेंट था कि फाल्सूड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। अब देखिए तिरुकुरल का कहना है क्या क्या नहीं कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस मालूम होना चाहिए कि फाल्सूड क्या होती है, ट्रुथ की जगह कब लेती है, और वो अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड जो है उसमें कैसे कब रिजल्ट कर सकती है, तब जाके वो जो है ट्रुथ का फॉर्म ले लेगी। मतलब झूठ जो है वो सच कब कहलाएगा, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ कोटेशंस आपको इसके अलावा और मालूम हो ट्रुथ के बारे में, ठीक है, फाल्सूड के बारे में उसके बारे में मालूम हो फाल्सूड के बारे में, तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं और आपके आंसर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके फिर नोट्स हैं जो यहाँ पे आपका कुछ वर्ड है, जैसे कि जिस तरह मैंने बना रखे हैं कि एटीट्यूड है आपका, फिर एप्टीट्यूड है में डिफरेंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है, फिलोसफी क्या है। तो आपको बस यहाँ पे ये नहीं आपको पूरी रामायण लिखनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड जो है उनका मालूम होना चाहिए, उनको वर्ड को डिकोड करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उनको कॉम्प्रीहेंड करना है और उनको फिर आपके नोट्स कंपाइल करके रखना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए कोई भी उसके बेसिस पे, तो आप सीधा आपको उनका जो डिफरेंस है उनको वहाँ पे आप बस उसको अच्छे से मेंशन कर दें, तो ईजिली आपको चीज़ें वहाँ पे अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। तो पेपर की स्टेटमेंट जो है उसमें आपको बस कीवर्ड पकड़ना है और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ऐसे इजीली आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। और आगे चलिए यहाँ पे देखिए कि जैसे कि ये है आपका वर्च्यू है, वाइज क्या होती है, एथिकल सिस्टम की नीड क्या होती है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको खुद के नोट्स भी आपने प्रिपेयर यहाँ पे कर रखे होंगे,
ठीक है। मॉरलिटी है इंडिविजुअल्स के जो एक्शंस हैं, मॉरल एक्शंस जो होते हैं। फिर इसके अलावा आपका मॉरल एथिकल सिस्टम वगैरह कैसे वर्क करते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से मालूम होंगी, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। डायमेंशंस जो है एथिक्स की, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आपको बस इतना पॉइंट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, आपको बस इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ आप सोचेंगे, सोचने बैठेंगे और एग्जाम्पल याद करके लिखेंगे। आपको पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको जो उन 1100 1200 जो कैंडिडेट जो लास्ट में पास करेंगे एग्जाम को, उनमें आपको जगह बनानी है। तो पहले से आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप पेपर आया, आपने सीधा उसके क्वेश्चन को डिकोड किया, उसमें क्या क्या वर्ड थे, वर्ड से आपने पुट किया कि हाँ ये कीवर्ड थे, उनकी डेफिनेशन आपको पहले से मालूम है, वहाँ पे मेंशन करेंगे, सीधा क्वेश्चन खत्म करेंगे। 150 वर्ड 30 वर्ड का पैसेज पैराग्राफ जो है वो आपका 5 पैराग्राफ में खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि 250 में से 250 मार्क्स से आपको लाना है, और ना ही आपके आते हैं। तो आपको बस आधा मार्क्स लेके आना है, 50% आपको एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करना है। तो वो आपको बहुत जरूरी है कि पहले से चीज़ें आपके पास में हो, आपके पास में मटेरियल हो। सेकंड आपका ह्यूमन वैल्यूज की फैमिली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है इनकलकेट करने में वैल्यूज में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा है 2020 में आया, 15 में आए, फिर 14 तो 2013 के बाद के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंपाइल कर रखे हैं। ठीक है, लोग जो है 20-20 साल 15-15 साल के जो है अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं। उनकी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि जैसे यूपीएससी का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो जो है डायनेमिज्म जो है पेपर का, उस पर ज़्यादा फोकस होता है यूपीएससी का, तो आपको भी वहीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड आपका एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के ऊपर भी क्वेश्चन कुछ कंपाइल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाइल है। हर चीज़ की आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज़ के ऊपर इतना टाइम ना दें कि आपको ऑप्शनल के लिए टाइम नहीं बचे, या फिर और जो है ऐसे वगैरह के लिए भी टाइम ना रहे। तो आपको हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना है। कोशिश रहे एक चार्ट बनाए डेली का, उसमें टाइमिंग लगाएं कि हमें 1 घंटा हर चीज़ के लिए देना है। GS4 और ऐसे को एक साथ में रखें, ऑप्शनल को एक साथ में रखें। ऑप्शनल के साथ में आपकी जो GS 1 2 3 जो है उनमें से कोई चीज़ें आ रही हैं तो उनको वहाँ पे रखें, ना कि GS 1 2 3 में, क्योंकि ऑप्शनल के साथ में आप जब चीज़ें लिंक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए आप उन चीज़ को अलग से रखें। इसके अलावा आपको फिर आपकी और जो सब्जेक्ट है उनको भी वहाँ पे तैयार करना है, तो टाइम आपको हर चीज़ के लिए देना है। ठीक है, एटीट्यूड में आपकी जो चीज़ें हैं, एटीट्यूड क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी है, आपके नोट्स से वहाँ से देखें, मैंने भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने बना रखे हैं, तो इनको रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ये ज़्यादा काम आनी है। ठीक है, नया आइडिया अपन कोशिश करते हैं नया आइडिया लाने के लिए, कि नया आइडिया वर्क नहीं करता है, कि हमारे पास में जो उस टाइम पे जो सिर्फ कॉन्शियस माइंड है वही ज़्यादा काम करता है। ठीक है, आगे है आपका एटीट्यूड, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मॉरलिटी, मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, एटीट्यूड की डेफिनेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, परसुएशन, परसुएशन का इम्पैक्ट है, परसुएशन के तरीके हैं, वो सब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ये आपको फिर कैसे चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड को, परसुएशन कैसे काम आता है, फिर आपका परसुएशन कौन करता है, किस तरह करता है, किसे किया जा सकता है, उसका मीडियम क्या है, ये सब चीज़ें आपको सामने दिख रही है। इस तरह से ही आपको खुद को कंपाइल चीज़ें करनी है। फिर आप देखिए यहाँ पे थर्ड है आपका एटीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे क्वेश्चन कोर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, इन वैल्यूज के बेसिस पे ही आप जो है आपकी केस स्टडी को वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि फाउंडेशन वैल्यूज मालूम है, उनको आप एज ए एक गाइडिंग फोर्स की तरह यूज करके ऑप्शंस जो है आपके दिमाग में आएंगे आंसर लिखते टाइम में, उनको वहाँ पे आप सीधे से उनको कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी है, ऐसे जो वर्ड है आपके, अकाउंटेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, वो जो वर्ड है आपको वहाँ से सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे, और वहाँ से सीधा सीधा पूछेगा क्वेश्चन में कि अकाउंटेबिलिटी एक सिविल सर्वेंट के लिए होनी चाहिए, उसको कहेगा कि डिस्कस विद इलस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद आनी चाहिए, वो चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। फोर्थ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी क्वेश्चन देखो काफ़ी बने हैं कि मेन कंपोनेंट क्या है। इसके अलावा आपका जो है कि आप एग्री करते हैं नहीं करते, इमोशनल की एबिलिटी कुछ होती है EI की, वो उसके बारे में है। एंगर इंटॉलरेंस है, ये एनिमी है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के, महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाता है, बस आपको सीधा सी बात है, एंगर इंटॉलरेंस पूछा है, एनिमी है, तो आपको सीधा लिंक करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से चीज़ पूछा है, और इमोशनल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान क्या है, उन दोनों को यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लास्ट में प्रूव करना है कि हाँ, कि एंगर इंटॉलरेंस जो है वो एनिमी होते हैं करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, इनसे लिंक करने की ज़्यादा की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपको सिर्फ इस पे इससे पूछा है कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन टू यू, तो हमें क्या इसका समझ में आता है, ये हमें ज़्यादा यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन जो है यहाँ पे PYQ की मेंशन है। तो फिर अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ पे देखिए आगे वही चीज़ आपको मिलेंगी कि जैसे क्या होती है इंटेलिजेंस, हिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके साथ में आपका इंटेलिजेंस को नापने की जो तरीके हैं आपके, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है IQ जो है वो कैसे वर्क करता है, यूनिफैक्टर आपका इंटेलिजेंस है, 2 फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है ना आपको, तो आप और जो एस्पायरेंट है उनसे थोड़ा सा एज लेके आगे चल सकते हैं।
फिफ्थ आपका पब्लिक सिविल सर्विसेज जो है, पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, तो इनमें एक तो आपको मालूम होना चाहिए पब्लिक सर्विस कौन सी होती है, किसे कहते हैं, सिविल सर्विस किसे कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस किसे कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, सेंट्रल सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं, क्या जुडिशियल सर्विसेज आपकी सिविल सर्विसेज में आती हैं या पब्लिक सर्विसेज में आती हैं। तो ये चीज़ें यदि आपको क्लियरिटी है ना, देन आप आसानी से क्वेश्चंस को वहाँ पे डिकोड कर सकते हैं और कैसे उनको यूज करना है, कैसे उनमें एथिक्स डेवलप की जा सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को और उसकी पब्लिक सर्विसेज की वैल्यूज़ को यूज किया जा सकता है, वो आप आसानी से वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, बस आपको सिलेबस जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वोकैब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन का जो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, उसमें फोकस करना है कि हमसे किस अंदाज में पूछना चाह रहा है। पूछेगा हालांकि आपको वही है, वोकैब आपको जो वर्ड दिया हो उसको डिकोड करना है, वहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, पर्सनैलिटी का नाम लिखना है, कोड वगैरह आता है तो वो लिखना है। बस आपका तरीका जो है वो एज ए क्वेश्चन के तरीके में आपको अपने आंसर जो पहले से आपने कह सकते हैं सीधी सी बातों में मतलब मैं आपसे कहूँ कि आपने रट्टा मार रखा जिस चीज़ों को, तो उन्हीं को वहाँ पे सीधा मेंशन करना है, क्योंकि आपको आपकी जो एक बार क्लियरिटी है ना, उसको आपको फिर चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आप सीधा वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, कैसे वर्क करते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सिविल सर्विस का कैसे हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपका मॉरल क्राइसिस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका पब्लिक सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज की वैल्यूज जो है इसके बारे में आपको देखना है कुछ। फिर देखिए यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम वगैरह बना रखा है पब्लिक सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का। ठीक है, सर्विसेज के टाइप कौन कौन से हैं, तो ऐसे आपको भी ये बना लेना है और इजीली आपको ये चीज़ें अटेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा GS4 जो है मैंने यहाँ पे 90 स्लाइड है, इसमें काफ़ी स्लाइड बीच में खाली भी है, क्योंकि इस तरह उसमें जैसे इस तरह से ब्लैंक है तो उसमें ये स्लाइड तो काउंट होगी, बाकी इसमें स्पेस कुछ काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कंटेंट इसमें है नहीं, तो वो भी 90 स्लाइड के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, अगला है जैसे देखिए क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी है, एथिकल गवर्नेंस है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस है। ये सारी चीज़ आपको सामने दे रखी है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, इनको आपको यहाँ से वर्ड उठाना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। पूछा है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस में क्या फ़र्क है, तो जब गवर्नेंस है ये कहाँ से वर्ड आया, तो आपको मालूम है गवर्नेंस जो है आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह ने दिया था 1990s के आसपास। ठीक है, 1970s के आसपास ये वर्ड वहाँ पे दिया था, जो सब सारण अफ्रीका के रिलेटेड। थोड़ा सा आपको वो चीज़ हिस्ट्री मालूम हो तो वहाँ से लिख सकते हैं, बाकी सीधा सा गवर्नेंस क्या होता है उसको लिखे। गुड गवर्नेंस की क्या क्वालिटीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इथिक्स को जोड़ देते हैं तो एथिकल गवर्नेंस बन जाता है। इन्हीं के ऊपर 3 पैसेज लिखना था, यूटिलिटी क्या है 4th पैराग्राफ हो जाता, और वे फॉरवर्ड में आपका 5th पैराग्राफ हो जाता है, और आपको 150 वर्ड का क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम हो गया है अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ 150 मार्क्स का ही 150 वर्ड्स का ही आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ अच्छे से मालूम हो जानी चाहिए। केस स्टडी है वही सिर्फ 250 मार्क्स की आती है, बाकी क्वेश्चंस को आपको 150 वर्ड में ही अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। एथिकल इश्यूज इंटरनेशनल रिलेशन और फंडिंग में क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है इंटरनेशनल वाली फंडिंग के लिए, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, किस चीज़ के लिए फंडिंग करते हैं, और जो यूनेस्को वगैरह है वो किस तरह से फंडिंग करती है कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ पर उनको मैंशन कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्वेश्चन इस पर बनता है, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट क्या है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इसके पार्ट होते हैं, फिर उसमें कुछ गैप बनाने होते हैं, कुछ क्लियर हायरार्की यदि हमारे पास में होगी तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेहतर चल सकती है। ठीक है, ये लास्ट आपका है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, तो पब्लिक सर्विसेज के बारे में यहाँ पे मेंशन है। फिलोसफिकल बेसिस गवर्नेंस का है प्रोबिटी के बारे में, तो प्रोबिटी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और इसमें देखिए इक्विटी है, आपका इंक्लूसिवनेस है, इफिशियंसी है, इफेक्टिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है, ट्रांसपेरेंसी। इन वर्ड की मतलब जो है ना, ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप भी लिख सकते हैं, वहाँ से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको अच्छे से याद आप कर सकते हैं, सीधा इनको वहाँ पे पुट करें। फिर ये अगला है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस क्यों जरूरी है, क्या इसकी बेनिफिट है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको RTI एक्ट के बारे में मालूम होनी चाहिए। CBC क्या काम करता है, CIC क्या काम करता है, स्टेट में क्या क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो करते हैं बॉडी जो है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वगैरह जो है, इसकी सेक्शन वगैरह है RTI की, सेक्शन 25 है, 26, 27, 28 इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको यहाँ पे याद रखनी ही होंगी। ठीक है, आपका POTA है, पोटा एक्ट है, आपका PC एक्ट है, PMLA एक्ट है, इनके कुछ प्रोविजंस आपको याद रखना है। सेकंड ARC की रिकमेंडेशन क्या है RTI के बारे में, और चीज़ें क्या है, सेकंड ARC ने क्या कहा, उनकी कुछ रिकमेंडेशन में आपको पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ऑथ और मिनिस्टर वगैरह कुछ इसकी जो सेक्शन है, चैप्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रोबिटी वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कंसाइंस और आपका जो इथिकल गाइडेंस का सोर्स जो है, जो कंसाइंस होता है वो किस तरह से होता है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्राइसिस और कंसाइंस किस तरह से काम आती है,
आपको डिफरेंस बताना है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में एग्जाम्पल के साथ में। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है। 19 में पूछा है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इलस्ट्रेट करना है एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जाम्पल, देने आपको 3 एग्जाम्पल। क्राइसिस ऑफ कंसेंस क्या है ये पूछा 2019 में। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कोड जो है जो सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया। अब यहाँ पे सेकंड एआरसी के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, तो उसको थोड़ा सा बस मेंशन करना है, बाकी फिर आपको बात जो करनी है ना वो पब्लिक सर्विस कोड के ऊपर करनी है। 2016 में इसको पूछा है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पुट किए गए हैं। कंसाइंस कैसे काम करती है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से चलेंगे। वर्क कल्चर कैसे वर्क करती है, वर्क कल्चर क्या होती है, और गुड वर्क कल्चर के एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ आपको देखनी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या है, प्रोविटी एंड गवर्नेंस के ही ये टाइप है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड वगैरह, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे लास्ट ईयर, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए ये है आपका कंट्रीब्यूशन मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको थिंकर्स के कोट वगैरह हैं वो आपको याद रखने हैं, आपके ऐसे में काम आ सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर आते हैं अलग से, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी कोट यदि आ रहा है क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि कोट जब आ रहा है तो उसमें वर्ड्स दिए होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनको आप सीधा से वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें हैं इसमें कि वर्ल्ड के जो है मॉरल थिंकर हैं या फिलोसफर हैं, तो उनको वहाँ से उनके कंट्रीब्यूशन है, अलग से आपने नोट्स यदि उसके हैं पॉइंट जो है नोट कर रखे हैं तो ईजिली आप उनको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। केस स्टडी है, ये लास्ट आपका पॉइंट है, तो आप केस स्टडी तो आपको मालूम है 6 क्वेश्चन आएगा। इतना सब पिछला टॉपिक जो है आपने यदि कवर किए हैं तो केस स्टडी इजीली आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। बस केस स्टडी की सबसे खास बात ये है कि आपको पैसेज जो दिया हुआ है सामने हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसको अच्छे से आपको पढ़ना आना चाहिए। अच्छे से मतलब आपको पॉइंट वहाँ से निकालना आना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है, 3 क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, अलग से क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता चल जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे शुरू में कि आपको कम से कम 40 to 50 केस स्टडी तैयार कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप आसानी से वहाँ से पॉइंट जो है, देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन की जो थीम है वो रिपीट हो जाती है। तो आपने जो क्वेश्चन पहले तैयार किया हुआ है तो उसका जो आंसर की जो थीम है वो आपको पहले से आपके पास होती है, तो आप वहाँ से उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका जो GS4 है इसका सिलेबस है, इसकी पॉइंट है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये आपके सामने सिलेबस मैंने फिर से आपके रख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें कोई चीज़ की कमी रही हो, कोई बात रही हो तो आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ से हेल्प चाहिए नोट्स वगैरह से तो आप मुझे टेलीग्राम कर दें। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे नीचे नंबर दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है सीताराम IAS_UPSC वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको शेयर करनी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरे से यदि लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ से हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बस आप ये है प्रैक्टिस करते रहें डेली का, कम से कम 1 घंटा तो आप GS4 के लिए दें, क्योंकि आप GS4 के लिए देंगे तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, वो आपके ऐसे राइटिंग जो है वहाँ पे भी काम आएगी, क्योंकि आपका GS4 और ऐसे मिल के आपको 500 मार्क्स बनाएंगे, और ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड है, क्योंकि वो भी 500 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपके 100 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके स्कोरिंग होते हैं। बाकी GS1 2 3 जो है आपका वहाँ पे आपको अच्छे से मालूम है, आपने टॉपर्स की भी आंसर जो बुकलेट जो है उनके मार्क्स जो है फाइनल के वो आपने देखे होंगे कि वो भी 100 के अराउंड ही उनके मार्क्स वहाँ पे झूल रहे होते हैं GS1 2 और 3 में। जबकि आपके जो ऐसे है और आपका जो GS4 है ये अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप वो जो है अच्छी रैंक में वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की रही होगी, दोस्तों में शेयर करें चीज़। ठीक है, इस जो वीडियो है इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करें, चीज़ों को आप कंक्लूड करें और रिवाइज करें, और आपके एग्जांपल्स जो है रियल लाइफ के हैं, चाहे आपके मैगजीन्स से हैं, न्यूज़पेपर से हैं, एडिटोरियल से हैं, जहाँ से भी हैं उनको वहाँ से लिखें और खुद के एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें, इधर उधर से कलेक्ट करें और उनको ठीक से वहाँ पे यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।